कि कांग्रेस भी बहुत कुछ करती है बिना बताए चुपचाप, बीजेपी जानबूझ करके बताती है ताकि सोसाइटी जो है उसमें पोलराइजेशन हो। दहशत की कमाई खाने वाले लोग हैं ना, तो लोगों को मारने से ज्यादा डराते हैं। ये इसलिए जरूरी हो जाता है। आप मुझे बताइए, इस पूरे मामले में मेरे ऊपर आरोप क्या था कि आपकी यूनिवर्सिटी में नारे लगाए गए, मतलब गांव में चोरी हुई, मुखिया को पकड़ करके जेल में डाला। तो इस लिहाज से तो मोदी जी के देश में नारे लगाए गए, तो मोदी जी को भी पकड़ करके जेल में डाला गया। तो ये काम वो इसलिए करते हैं एकदम बता करके, एकदम बोल करके। इससे उनको दो फायदा होता है। एक, लोग जो हैं वो असली सवाल को छोड़ करके फालतू के सवाल पे उलझे रहे, एक फायदा। दूसरा फायदा ये है कि फायदा वो उन भक्तों को नहीं पहुंचाएंगे जो गाय के नाम पे खून होने के लिए तैयार हैं। फायदा वो उनको पहुंचाएंगे जिनके ये भक्त हैं, मसलन अंबानी, अदानी, फायदा उनको पहुंचाएंगे। लेकिन ये जो भक्त गाय के नाम पे खून होने के लिए तैयार हैं, इनको ये पता तो चलना चाहिए कि उनकी सरकार है, 283 की सरकार है। आप कुछ वीडियोस देखेंगे, आजकल यूट्यूब पे चलता है, जिसमें ये कहा जाता है माननीय मोदी जी से अनुरोध है कि इन लोगों को छक्के छुड़ा दीजिए। ये लगना चाहिए ना कि सही में मोदी जी छक्का छुड़ा रहे हैं। तो एक तरफ मोदी जी आकर के कहेंगे कि दलितों को मत मारिए, मुझे मार दीजिए, और दूसरी तरफ दलितों को मार दिया जाएगा, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। तो इनका जो एजेंडा है वो एजेंडा क्या है? जनता से वोट लेंगे विकास के नाम पे, और विकास करेंगे कॉर्पोरेट सेक्टर का, फायदा उसको पहुंचाना है। जो जनता इनके लिए कैंपेन करेगी, आरएसएस जो कहती है कि मैं एक सांस्कृतिक संगठन हूं और उससे ज्यादा पॉलिटिकल इस देश में कोई है ही नहीं, तो उसके जो कैडर हैं जो सुबह सुबह जाते हैं झंडे के नीचे ऐसे करके शपथ लेने के लिए, उनको ये लगना चाहिए ना कि सरकार हमारी है और हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ रहा है। तो ये जो मतलब सलाद है जिसमें विकास का खीरा भी है और हिंदुत्व की हरी मिर्ची भी है, ये मिक्स है। कांग्रेस जो है वो सीधे सीधे बोलती है कि हम न्यू लिबरल हैं, वेलफेयर स्टेट के बहुत सारे जो प्रोग्राम है उसको छोड़ देंगे, सब्सिडी देना हमारा काम नहीं है, अपने से आइए, अपने से कमाइए और अपने भाग से जिंदा रहिए। ये कहती है कि अपने से आइए, अपने से कमाइए, अपने भाग से जिंदा तो रहिए ही रहिए, लेकिन अपने पैसे से आप बीफ खाएंगे कि नहीं खाएंगे ये हम तय करेंगे, आप क्या पहनेंगे ये हम तय करेंगे, किससे शादी करेंगे ये हम तय करेंगे। बाहर प्रदूषण के चलते मास्क नहीं लगाए हैं तो आप नेशनलिस्ट हैं कि एंटी नेशनल हैं ये हम तय करेंगे। सारी परिभाषा ये फर्क है, और इस फर्क को मैं समझता हूं कि लोग अब समझने लगे, और उसमें आज हमको टेक्टिकली मैं बार बार बोल रहा हूं कि लेसर इनमी और बिगर इनमी के फर्क को समझना चाहिए। मैं समझता हूं इस देश में बिगर इनमी अगर कोई है तो वो है जो इस देश की डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव नहीं करता है, और वो इस देश में सत्तारूढ़ दल है। उसके खिलाफ तमाम तरीके की लेसर इनमी के साथ समझौता किया जा सकता है। दूध में अगर मक्खी गिर ही गई है तो मक्खी निकाल के फेंक दीजिए, दूध पी जाइए। मतलब कहते हैं कि शरीर के लिए अगर पोषण की जरूरत हो तो दूध में गिरी हुई मक्खी को भी बर्दाश्त किया जा सकता है। तमाम तरीके के डिफरेंसेज हैं। डिफरेंसेज नहीं होते तो इस 70 से ज्यादा कम्युनिस्ट पार्टी क्यों होती? आप जेएनयू में ही जाकर के देख लीजिए कि कितनी लेफ्ट पार्टियां हैं, उनके बीच में भी तो डिफरेंसेज हैं, तभी तो ब्रैकेट लगातार चौड़ा होता जा रहा है। तो जब ये डिफरेंसेज हैं तो डिफरेंसेज तो रहेंगे, लेकिन इस बात पे तो कोई डिफरेंसेज नहीं है ना कि हम सब लोग डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, हम सब लोग सेकुलरिज्म में बिलीव करते हैं। तो कन्हैया, आपने कहा कि जेल में आपसे काफी नेता लोग मिलने आए थे लेकिन आप मिले नहीं उनसे, तो अब जैसे हार्दिक पटेल भी केजरीवाल के आसपास आ गए हैं और सब लोग ही, तो अब आपको सारे नेताओं में से सबसे ठीक कौन लग रहे हैं? ये सवाल जो है सबसे स्मार्ट सवाल है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि राजनीति में चुनाव लड़ना एक पहलू है। नेता हमारे नजदीक आए तो हो सकता है कि उनका चुनावी एजेंडा ना हो, लेकिन हम नेता के नजदीक जाएं तो ये बात 100% सच होगी कि हम चुनाव के लिए जाएंगे। मैं समझता हूं कि
जो लोग विद्यार्थी हैं उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वो शिक्षा और रोजगार को लेकर के आंदोलन खड़ा करें। ये आंदोलन खड़ा होना इसलिए जरूरी है कि इस आंदोलन में ही वो ताकत है कि ये सेंटरिस्ट लोगों से लेकर के बंदूक वाले लेफ्ट तक सबको एक मंच पे ला सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में विकल्प ढूंढने के बजाय, मतलब अगर दिल्ली में चुनाव लड़ना है तो केजरीवाल जी के साथ चले जाइए, बिहार में लड़ना है तो जेडीयू के नजदीक चले जाइए, ये करने के बजाय पूरे देश में इस देश के सेकुलर क्रेडेंशियल सोशलिस्ट जो गोल है उसको लेकर के और जो डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लेकर के एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया जाए, जिसमें चुनाव लड़ने के सवाल को पीछा छोड़ करके एक आंदोलन खड़ा किया जाए। और जो मैं क्रिटिक बार बार कर रहा हूं कि हमने इंस्टीट्यूशन नहीं खड़ा किया है, वो इंस्टीट्यूशन बिल्ड किया जाए। और इस लिहाज से अगर मैं देखूं तो पूरी ईमानदारी से कहता हूं कि ये ऑपोजिशन ना मुझे विधानसभा में दिखता है ना लोकसभा में दिखता है। ये ऑपोजिशन अगर कहीं दिखता है तो वो सड़क पे दिखता है। तो मैं संसद जाने की बजाय सड़क पे जाना ज़्यादा पसंद करूंगा। और इस लिहाज से अगर आप मुझे पूछेंगे कि आपको कौन सा लीडर फैसिनेट करता है, तो अभी हाल के दिनों में अगर कोई फैसिनेट किया है तो वो रोहित वेमुला ने किया है। वो उस लड़के मिनहाज ने किया है जो मोदी जी के खिलाफ लिखने के चलते, व्हाट्सएप पे मैसेज लिखने के चलते उसको अपना जान गंवाना पड़ा। तो ये लोग मुझे ज़्यादा फैसिनेट करते हैं रादर देन कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता के तुलना में। मैं बहुत छोटा हूँ आपसे, उम्र में भी और ज्ञान में भी। मेरा सिर्फ जो सवाल है वो ये है कि जब कोई अत्याचार करता है तो वो कोई दलित और कोई और जाति का नहीं होता, वो सिर्फ एक इंसान होता है, और जिस पे होता है वो भी एक इंसान होता है। तो हम इस बात पे कब तक लड़ते रहेंगे कि दलितों पे आज अत्याचार हो रहे हैं, आज उनको हमने न्याय दिला दिया, कल को जब और लोग जो अपर कास्ट हैं अगर उन पे अत्याचार होंगे तो फिर हम वही करते रहेंगे। कब होगा कि यार इस इंसान के साथ बुरा हो रहा है तो हम इंसान उसके खिलाफ और उसके साथ खड़े हों। मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ। चाहे आप बहुत ज्ञानी हैं, आप ये मत समझिए, क्योंकि इस प्रोसेस से ही जो है लोगों को ज्ञान होता है। आप सवाल पूछ लिए, इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि आप ज्ञानी हैं। सवाल पूछने के लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो आप अपने आप को कमतर मत समझिए। आपका जो सवाल है उस सवाल में इसका जवाब नहीं था। जब मैं आपकी जगह था तो मुझे लगता था कि मुझे नौकरी इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी का हूँ, ये बार बार मुझे लगता था। बाद में मुझे पता चला कि नौकरी है, जितने पब्लिक सेक्टर हैं उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, और प्राइवेट सेक्टर में तो रिजर्वेशन है ही नहीं। मतलब रिजर्वेशन की वजह से हमको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये सोचना ही गलत है। रही बात कि दलित के ऊपर अत्याचार, तो एक बात आज एकदम दिमाग में स्पष्ट कर लीजिए, जो लोग पीड़ित हैं समाज में, जिनके ऊपर अत्याचार होता रहा है और हो रहा है, वो सब दलित हैं। अगर आपको भी आपके आर्थिक स्थिति के चलते एजुकेशन में फीस नहीं जुटा पा रहे हैं आप, या आप कहीं नौकरी के लिए जाते हैं और आप जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं उसकी वजह से आप बढ़िया अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, तो आपको इंटरव्यू से बाहर कर दिया जाता है, तो आप भी उस दलित तबके में शामिल हैं, बेशक आपकी जाति कुछ भी हो। तो दलित शब्द के जब आप इमेजिनेशन करते हैं तो इस बात को समझ लीजिए, वो सारे लोग जो समाज में शोषित हैं वो दलित हैं। और इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं को भी उसके अंदर शामिल किया था। और जो पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया था उन्होंने, तो कोई दलित पार्टी या दलित पैंथर नहीं बनाया था, उन्होंने पार्टी बनाई थी, उसका नाम था लेबर पार्टी। मतलब समाज के अंदर जो छोटे किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो पिछड़ी, अति पिछड़ी और जो दूसरी तरह की जातियां हैं, वो सब मिलकर के दलित आइडेंटिटी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। दलित कोई जाति नहीं है, ये एक आइडेंटिटी है। अत्याचार करने वाला जो होता है, ये भी अब आप समझ लीजिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, वो दलित तो नहीं ही है। वो दलित नहीं है, वो दमित नहीं है, बल्कि वो दूसरों को शोषण करने वाला है। ये बात समझना है। इस आइडेंटिटी को हमको इस तरीके से फॉर्मुलेट करना है। और अत्याचार जो इंसान करता है उसके पीछे मानसिकता काम करती है। और ये जो मानसिकता मैं आपको बोल रहा था कि रिजर्वेशन की वजह से मुझे नौकरी नहीं मिलेगी,
ये मानसिकता कहीं ना कहीं उसी मानसिकता से जुड़ी होती है कि आपको रोटी इसलिए नहीं मिल रही है कि आपका रोटी मुसलमान खा गया है। मतलब अदराइजेशन की जो मानसिकता होती है, एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग कर देने की जो मानसिकता होती है, ये रूलिंग क्लास मानसिकता है। समाज को जो हजारों साल से रूल कर रहे होते हैं, ये उसी की मानसिकता होती है। और इस मानसिकता के चलते ही हमारा पूरा का पूरा सोशल प्रैक्टिस जो है वो डिसाइड होता है। मेरी माँ आंगनवाड़ी में काम करती है, तो आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिला को 3,000 रुपया मिलता है, और कोई महिला खेत में काम करती है, वो भी बमुश्किल पूरे महीने में 3,000 कमा पाती होगी। तो आप बताइए, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, मेरी माँ की जाति कुछ भी हो, लेकिन हमारा सवाल और उसका सवाल, पेट का सवाल, रोजगार का सवाल एक है कि नहीं है। हमको लगता है कि ये हमको बांटने के लिए बार बार इस तरीके से चीजों को पोर्ट्रे किया जाता है। मैं समझता हूं कि कोई किसी पे अत्याचार करे ही क्यों, और जो अत्याचार किया जाता है उसमें मैं आपको स्पष्ट कर दूं, उसमें आइडेंटिटी का एक रोल होता है। एक रोल इसलिए होता है कि मैंने प्रैक्टिस किया है और मैं जानता हूं इस बात को। कोई भी जो नॉन यादव या नॉन पिछड़ा होता था, लालू जी को लालू जी नहीं बोलता था, लालू, ललुआ ये बोलता था। लेकिन अटल जी का जो विरोधी भी है वो बोलता था अटल जी, अटल जी। कहीं ना कहीं ये मानसिकता काम करती है। बार बार मुझसे लोग सवाल पूछते हैं कि आपने लालू जी का पैर क्यों छू लिया। आज हमने झल्ला करके एक आदमी को कहा कि अटल जी का छू लेते तो आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लालू जी का छू ले इसलिए बहुत दिक्कत है। हाँ, अपने पिताजी के भी विचार से हम सहमत नहीं होते हैं, लेकिन जब घर जाते हैं तो उनका पैर छूते हैं। तो ये जो मानसिकता होती है खास आइडेंटिटी को लेकर के, उसको आपको काउंटर तो करना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, सारा बिहारी चोर होता है क्या? तो कहीं जब चोरी होती है, बिहारी बिहारी इस तरीके से क्यों किया जाता है? आइडेंटिटी मैटर फॉर अस, और दलित एक आइडेंटिटी है। आज ये जरूरत है कि वो जो आइडेंटिटी जाति के जन्म के आधार पे है, उस आइडेंटिटी के अंदर इकोनॉमी के सवाल को भी शामिल करना चाहिए। और ये मेरा मानना है, इसीलिए मैं लाल झंडे और नीले झंडे की यूनिटी की बात करता हूँ। इसीलिए मैं जय भीम और लाल सलाम के नारे को एक साथ लगाने की बात करता हूँ, क्योंकि मेरी जाति कुछ भी हो, मेरा जन्म किसी भी जाति में हुआ हो, मेरा सवाल रोहित वेमुला का सवाल है। इसीलिए हम लोगों को एक साथ मिलकर के लड़ने की जरूरत है। Yeah, could we get in the question from a woman? Hi. My question is that on 10th of February this year, pamphlet was circulated in the JNU campus bearing your signature, which congratulated JNU students that they have successfully organized the Shahadat Divas of Afzal Guru, and later on you were seen distancing yourself from that day. So what is contradictory position? And the second question also I have that this Shahadat Divas is something which was organized, which is being organized in JNU campus since 2013, and it wasn't for the first time that anti-national slogans were raised this year. So why were you not cautious about it? If you could not have banned this event, at least you could have ensured that such slogans would not have been raised this year at least. पहली बात तो ये है कि आपसे मेरा एक आग्रह है कि जी न्यूज के अलावे कभी कभी एनडीटीवी भी देख लीजिए। मैं ये बात आपको जो है, मतलब आपने कह दिया कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझसे छोटी होंगी। मेरा उम्र आजकल पूरे देश को पता है। तो मैं ये कहता हूँ, ये खुद के लिए जरूरी है, रैशनल होना खुद के लिए जरूरी है, बाकी समाज और देश तो बाद में आएगा। पहली बात तो ये है कि सिग्नेचर किया हुआ पैम्फलेट जो है, हमने अपने जीवन में आज तक नहीं निकाला। पता नहीं उन न्यूज चैनल वालों को कहां से मिल गया। और दूसरी बात कि कभी भी जेएनयू के अंदर, मैं दावे के साथ बोलता हूं कि देश के खिलाफ नहीं कुछ बोला जाता है। दावे के साथ बोला क्या जाता है, इस बात को आप समझ लीजिए। बोला वही जाता है जो हमारे अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में आता है। जहां तक अफजल गुरु का सवाल है, कभी भी ये नहीं कहा गया कि अफजल गुरु शहीद है। बार बार ये कहा जाता है जेएनयू में, और मैं इसको ऑन एयर कह रहा हूं इतने लोगों के बीच में, कि अफजल गुरु के मामले में सरकार ने उसका जो लास्ट राइट था उसको प्रोवाइड नहीं किया। कोई भी इंसान मर गया, मेरे पिताजी मर गए, तो उनको जलाने का अवसर जो है मुझे मेरे घर वालों ने दिया,
मेरा इंतजार किया, हम वहां पहुंचे। हालांकि मुझे इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी लोग मेरा इंतजार किए, मैं वहां पहुंचा। यही लास्ट राइट जो है अफजल गुरु का भी था कि उसको दफनाया जाता, उसके घर वाले आते। इस पे सवाल उठाया गया। दूसरा सवाल जो उठाया जाता है फांसी पे। फांसी किसी को देना ये उस वक्त की पद्धति है जिस वक्त हम फ्यूडल एरा में रहते थे। मतलब कोई चोरी किया तो उसकी गर्दन काट दिया जाए। आज भी जहां डेमोक्रेसी नहीं है, लोग बड़ा फैसिनेट होते हैं उससे कि किसी बलात्कारी को जो है उस पे खड़ा करके, चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दिया जाता है। लेकिन अगर मुझे मान लीजिए कि मैं ये सवाल खुद से भी पूछता हूं और आपको भी कहता हूं कि आप भी खुद से पूछिए कि उसको गलत तरीके से फंसाया गया हो और एक निर्दोष की जान चली जाए, तो क्या जस्टिस अपने आप को कभी माफ कर पाएगी? हमारा पूरा का पूरा जो जुडिशियल सिस्टम है वो इस बात को इंश्योर करता है कि 100 दोषी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। अभी एक इंसान जो है 23 साल के बाद जेल से छूट करके आया है, उसको भी आतंकवादी कहा गया, पता नहीं क्या क्या था, उसके लिंक कहां कहां से जोड़ दिए गए, लेकिन 23 साल के बाद वो रिहा हो गया। आप समझिए कि उसको खड़ा करके चौराहे पे गोली मार दिया जाता तो क्या उसके साथ जस्टिस होता? ये जो न्यायिक प्रक्रिया है, इस पे सवाल खड़ा करना, इसका अधिकार हमको संविधान ही देती है। और जब हम उस पर सवाल खड़ा करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको मानते नहीं हैं। मतलब आपको जो हमने सवाल आपने किया और मैंने आपको जो सलाह दिया, तो आपको डेमोरलाइज करने के लिए नहीं कहा। हमने आप बेहतर बन सकें, बेहतर इंसान बन सकें, ताकि आप समाज और देश को बेहतर बना सकें, इसलिए सलाह दिया गया। तो क्रिटिसिज्म सरकार का, संवैधानिक प्रक्रिया का, कानून का, ये जरूरी होता है जिससे लोकतंत्र मजबूत हो सके। इसका ये मतलब नहीं है कि हमको देश में विश्वास नहीं है, हम देश की जो एकता और अखंडता है उसको कमजोर करना चाहते हैं, ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन जेएनयू को ऐसा पोर्ट्रे 9 फरवरी को नहीं किया गया। इस बात पे मैं आपको सोचने के लिए कह रहा हूं। इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा कि जिहादियों का अड्डा है। मतलब कई बार जाते हैं आईने को खुद के सामने, खुद से पूछते हैं जिहादी है क्या? है? अब आप बताइए, आप खुद से ये सवाल पूछिएगा कि एक एमएलए साहब ने कहा कि जेएनयू में 3000 कॉन्डोम का इस्तेमाल होता है। मतलब कहां से रिपोर्ट आई? लोग कॉन्डोम तक ढूंढ निकालते हैं जेएनयू से, और जेएनयू का एक स्टूडेंट पिछले कई दिनों से गायब है, उसको नहीं ढूंढ पाए। ये सवाल खुद से पूछिएगा। बोलते हैं कि जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाए गए। कोई नहीं बोलता है कि जितने भी इंटरनेशनल प्रोग्राम आते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, जितने भी एमओयू साइन होते हैं, वो सब जेएनयू से कंडक्ट होता है। सेना का इतना चर्चा हो रहा है, सबसे बड़ी एकेडमी है नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी जेएनयू के द्वारा इशू किया जाता है। उस पर कोई नहीं बोलते हैं। कोई इस बात पे नहीं बोलता है कि लड़का लड़की एक हॉस्टल में रहते हैं और दोनों के अंदर बराबरी का एक एहसास पैदा होता है इंसान होने का। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता, कोई नहीं बोलता है। आप मुझे बताइए, अगर 120 रुपया फीस नहीं होता तो क्या मेरी माँ 3000 रुपए की कमाई से मुझे पीएचडी करा पाती? इस बात को कोई नहीं बोलता। आखिर जेएनयू को टारगेट क्यों किया जाता है? मैं कभी नहीं बोला कि अफजल गुरु अच्छा आदमी है, अफजल गुरु जो है वो शहीद है। रादर की जो अफजल गुरु को शहीद मानते हैं, उसका फोटो अपना कार्यालय में लगाते हैं, उनकी गोद में बैठ करके ये तथाकथित राष्ट्रवादी कश्मीर में सरकार बनाए हुए पीडीपी के साथ, उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा है। लेकिन इस तमाम तरीके का डिस्कोर्स जो है क्यों खड़ा किया जा रहा है? इसलिए खड़ा किया जा रहा है कि कहीं से भी संगठित विरोध अगर इनके खिलाफ आ सकता है तो वो जगह जेएनयू है। इतिहास उठा करके देख लीजिए, जब इंदिरा गांधी जी के खिलाफ बहुत अच्छा काम किए हैं, प्रिवी पर्स खत्म किए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, लेकिन एक गलत काम भी किया कि आपातकाल लागू किया। उसके खिलाफ अगर कहीं से संगठित विरोध हुआ तो वो जगह जेएनयू थी। त्यागी साहब बैठे हुए हैं, जेएनयू आते थे, लोग निकल करके सड़कों पे आए, विरोध किया। और आज मोदी जी के खिलाफ भी ठीक से चप्पल नहीं है पैर में, और जिनके पास 9 लाख का सूट है, उन पर उंगली पॉइंट आउट करके बोलते हैं कि आपकी बदतमीजी नहीं बर्दाश्त। ये ताकत जेएनयू रहती है, इसीलिए जेएनयू को कमजोर करना जरूरी है। और जेएनयू को कमजोर करने का मतलब है सेंस ऑफ इक्वलिटी को कमजोर करना, सेंस ऑफ जस्टिस को कमजोर करना, डेमोक्रेसी को कमजोर करना, और इस देश का जो सेकुलर क्रेडेंशियल है, इस देश का जो प्रियम्बल है, उसको कमजोर करना। और मैं समझता हूं कि जेएनयू पे हमला दरअसल देश पे हमला है। और अफजल गुरु के बहाने आपका साइन, तुम्हारा साइन, ये के बहाने पूरे के पूरे डिस्कोर्स को बदलने की कोशिश की गई। डिस्कोर्स क्या था जेएनयू को? रोहित वेमुला को न्याय दिया जाए, जो बजट कट हो रहा है एजुकेशन में उसको खत्म किया जाए,
लड़का हो या लड़की हो, अमीर हो या गरीब हो, सबको फेलोशिप दिया जाए। ये डिस्कोर्स था जेएनयू का। कहां पहुंचा दिए? अफजल गुरु पे। आपके माध्यम से चैलेंज करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर के कीजिए कि सरकार के पास हमारे खिलाफ अगर एक भी सबूत है, 3 महीने हो गए हैं, इतना बड़ा हंगामा देश में खड़ा किया, अभी तक चार्जशीट फाइल क्यों नहीं किया? क्यों चार्जशीट फाइल नहीं किया? क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है। और जो नेशन का इमेजिनेशन है उसको याद रखिएगा। भारत माता की जब हम बात करते हैं उसमें अगर आप शामिल नहीं हैं और आपके खिलाफ अगर गाली दी जा रही है तो मैं उस कॉन्सेप्ट को नहीं मानूंगा। इस देश की तमाम माताएं भारत माता में शामिल होनी चाहिए। और जो देश है वो देश के लोगों से बनता है, सिर्फ झंडा और प्रतीक से नहीं बनता है। और देश के लोगों के ऊपर जब अटैक किया जा रहा है मतलब आप देश पे अटैक कर रहे हैं। और जहां तक नेशनलिज्म का सवाल है, मैं ये कह देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का नेशनलिज्म यूरोप के नेशनलिज्म से अलग है। हिंदुस्तान में अगर हम नेशन को डिफाइन करेंगे तो नेशन इज द नेशन ऑफ नेशंस इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ये तमाम जो नेशन की जो बात हो रही है वो आइडेंटिटी बेस्ड होती है। उसमें कई बार लिंगुअल आइडेंटिटी होता है, कई बार उसमें जो है रीजनल आइडेंटिटी हो सकता है। हिंदुस्तान में अगर हम लैंग्वेज की बात करेंगे तो 22 लैंग्वेजेज जो हैं वो तो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है। इसके अलावे हजारों भाषाएं बोली जाती है। वो तमाम भाषा के जो बोलने वाले लोग हैं उनकी अपनी अपनी नेशनैलिटी है। तमाम धर्म को जो मानने वाले लोग हैं उनकी अपनी अपनी नेशनैलिटी है। इसीलिए अगर इस देश के नेशनलिज्म के लाइन को आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको डाइवर्सिटी की जो आत्मा है उसको सुरक्षित रखना पड़ेगा और उसी डाइवर्सिटी से यूनिटी के कॉन्सेप्ट को आपको इवॉल्व कराना पड़ेगा। और जो लोग खाने पीने की आज़ादी पे रोक लगाना चाहते हैं, जो लोगों को शादी कराने पे, बच्चा कराने पे, ज़्यादा या कम कराने पे लगाना चाहते हैं, दरअसल वो डाइवर्सिटी को ब्रेक करना चाहते हैं, वो प्लुरलिज्म के आइडिया को ब्रेक करना चाहते हैं। हम एंटी नेशनल नहीं है, हम एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए वो एंटी नेशनल है। और मैं बार बार कहता हूँ कि तौबा कीजिए ऐसा मीडिया हाउस से। आप मुझे बताइए कि अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, बहुत अच्छी बात है। क्या कहा कि ये आरएसएस का ट्रेनिंग है, मतलब इस देश की सारी आर्मी को ट्रेनिंग लेने के लिए आरएसएस ज्वाइन करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या कहते हैं कि मोदी जी खुद मॉनिटर कर रहे थे, रात भर पानी तक नहीं पिए। आप मुझे बताइए, पीएमए हाउस में बैठ करके आप वहां रिकॉर्डिंग कर रहे थे कि मोदी जी पानी पिए कि नहीं पिए, वॉशरूम गए कि नहीं गए। इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल करना, इस तरीके से ऐसे इंफॉर्मेशन और न्यूज को लोगों तक फैलाना जिससे उनके पास एक रैशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो। क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि गौमूत्र में सोना निकलेगा। भाई कौन से जो है प्रयोगशाला में ये सिद्ध हुआ है कि गौमूत्र से सोना निकलेगा? और निकल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, देश के सारे किसान अमीर हो जाएंगे, सबके पास। ये जो मानसिकता है, मैं आपसे मुझे बहुत उम्मीद है। आप इस देश के नौजवान हैं, आप इस देश के भविष्य हैं। कभी भी रैशनल थिंकिंग को गिव अप मत कीजिएगा, हर एक चीज पे सवाल कीजिएगा। जैसे मुझसे सवाल पूछा है वैसे जी न्यूज वालों को भी भेजिएगा, क्योंकि वो लोग भी ये फैला